नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन में विशेषज्ञों ने किसानों की आमदनी बढ़ाने के 7 तरीकों पर दिन भर किया मंथन। नीतियों में सुधार और मदद के होंगे उपाय। कृषि क्षेत्र की दिक्कतें दूर करने की रणनीति का हिस्सा मंगलवार को प्रधानमंत्री के सामने पेश की जाएगी नए कदमों से जुड़ी रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को बताया डिजिटल क्षेत्र में बड़ी ताकत। कहा आम लोगों की भलाई के लिए हो तकनीक का इस्तेमाल। देश में पहली बार सूचना प्रौद्योगिकी पर हैदराबाद में आयोजित विश्व कांग्रेस को किया संबोधित। बैंक ऑफ बड़ौदा की शिकायत पर रोटोमैक पेन कंपनी के मालिक विक्रम कोठारी के खिलाफ सीबीआई और ईडी ने दर्ज किए केस। 3700 करोड़ रुपए के लोन डिफॉल्ट का मामला। कानपुर के कई ठिकानों पर छापे। पीएनबी धोखाधड़ी केस में सीवीसी ने बैंक अधिकारियों से की पूछताछ। एनसीपी ने की मेघालय में पार्टी प्रत्याशी जोनाथन एन संगमा की हत्या की सीबीआई जांच की मांग। रविवार को उग्रवादी हमले में जोनाथन समेत 4 लोगों की हुई थी मौत। 27 फरवरी को होने वाले मतदान के लिए बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। मालदीव में राजनीतिक संकट बरकरार। राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन ने संसद से आपातकाल 15 दिन बढ़ाने को कहा। विपक्षी सांसदों ने सत्र का किया बहिष्कार। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के विरोधी 12 सांसदों को किया निलंबित। दिल्ली में 2 दिन तक चलने वाले राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के पहले दिन सोमवार को कृषि एक्सपर्ट्स ने किसानों की आमदनी बढ़ाने के 7 तरीकों पर दिन भर मंथन किया। कृषि क्षेत्र की दिक्कतें दूर करने के लिए बनने वाली रणनीति में सुधार और मदद के उपाय शामिल किए जाने हैं। मंगलवार को किसानों की आमदनी 2022 तक दोगुना करने से जुड़े नए कदमों की रिपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने पेश की जाएगी। सम्मेलन का मकसद 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए एक रोड मैप तैयार करना है। आम बजट में खेती को सरकार ने खास प्राथमिकता दी है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे अहम प्राथमिकता है 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करना। इसी इरादे से प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश पर दिल्ली में आज राष्ट्रीय सम्मेलन की शुरुआत हुई। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने इसका उद्घाटन किया। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि गांव, गरीब और किसान सरकार की प्राथमिकता है। गांव, गरीब और किसान हमारी प्रतिबद्धता होगी। इस बार का भी बजट देखेंगे तो पिछले वर्ष की तुलना में उसको बढ़ाया गया है और प्रधानमंत्री जी ने 7 सूत्री कार्यक्रमों की घोषणा की थी किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए। और तुरंत 2016 में एक कमेटी का भी गठन किया गया था फॉर डबलिंग इनकम ऑफ फार्मर्स की कृषि नीति एवं कार्यक्रमों को उत्पादन केंद्रित के साथ ही आय केंद्रित बनाया जाए। 2 दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन में किसान, कारोबारी और उद्योगों के अलावा नीति निर्माता भी हिस्सा ले रहे हैं। खास बात यह है कि खेती की लागत घटाने और किसानों की आय बढ़ाने के उपायों पर रणनीति किसानों के सलाह मशवरे से तय होगी। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि उर्वरक के बेतहाशा इस्तेमाल से कृषि उत्पादन घटा है, जलस्तर नीचे गया है और मिट्टी की उर्वरता में भी गिरावट आई है। उन्होंने कहा कि जीरो बजट खेती एक समाधान हो सकता है। और विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं, ये वो पद्धति है जो प्रधानमंत्री जी की योजना को फलीभूत करने में समर्थ है। यहाँ एक देसी गाय से 30 एकड़ की खेती की व्यवस्था है। आपकी जैविक से 30 गाय से 1 एकड़ करने की व्यवस्था है। इतना बड़ा इन दोनों में मौलिक अंतर है। और इस पद्धति के द्वारा किसान जीरो बजट फार्मिंग, और ये पद्धति मैं नहीं करा है अकेला, दक्षिण भारत में 40 लाख किसान इसको करते हैं। सम्मेलन में प्रमुखता से किसानों की बेहतर आय के लिए कृषि नीति और सुधार, व्यापार नीति और निर्यात संवर्धन, विपणन और कृषि मूल्य नीति, खेती में विज्ञान प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप,
पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के विकास के मुद्दे, किसानों के लिए पूंजी निवेश और संस्थागत ऋण, पशुधन और दूसरे साधनों की मदद से किसानों की आय बढ़ाने के मुद्दे पर चर्चा हो रही है। और किसानों की आमदनी जो है वो अभी भी जो है वो शहर में जो लोग रहते हैं उनसे कहीं कम है, और इसलिए किसान को मजबूर होना पड़ता है कि वो अपने परिवार के लोगों को, अपने बेटों को, बड़े भाइयों को के शहर में भेजे। वो हमें अब खत्म करना पड़ेगी, और ये भी द्वंद हमें समाप्त करना पड़ेगा, जिसे कहते हैं शहर और देहात, जिसे डुअलिज्म, ये जो द्वंद है कि वो और हम, इस सब को खत्म करके एक नए सिरे से हमें अपनी एक जो है वो एक अर्थव्यवस्था बनानी है, जिसमें कृषि का मॉडर्नाइजेशन, जिसमें कृषि का नवीनीकरण ये बहुत ही बिल्कुल अनिवार्य है। खेतीबाड़ी से जुड़े तमाम पहलुओं पर व्यापक मंथन के बाद सरकार नई रणनीति बनाएगी। मंगलवार को सम्मेलन में प्रधानमंत्री खुद इन सिफारिशों को सुनेंगे और भविष्य का रोड मैप तैयार करने के साथ आगे की दिशा तय करेंगे। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी। दुनिया में डिजिटल इनोवेशन के मामले में भारत केंद्र बिंदु बन गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हैदराबाद में सूचना प्रौद्योगिकी पर विश्व कांग्रेस का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि भारत सभी क्षेत्रों में डिजिटल नवाचार के लिए व्यापक संभावनाओं वाला देश है। उन्होंने बताया कि भारत में नवाचार में लगे उद्यमियों की संख्या लगातार बढ़ रही है और इसके साथ ही प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए भी बाजार तैयार हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तकनीक का इस्तेमाल आम लोगों के हित को पूरा करने में होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हैदराबाद में सूचना प्रौद्योगिकी पर विश्व कांग्रेस के 22वें संस्करण का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया में डिजिटल इनोवेशन का हॉटस्पॉट है। उन्होंने कहा कि देश डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ रहा है और इस दिशा में सिर्फ सरकार की तरफ से किए गए प्रयास पर्याप्त नहीं है। भारत में डिजिटल के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं और प्रधानमंत्री का मानना है कि यहाँ की आबादी तकनीक का ज्ञान हासिल करने में हमेशा आगे रही है। भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए तकनीक के क्षेत्र में नए खोज को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। टुडे इंडिया इज द हॉटस्पॉट ऑफ डिजिटल इनोवेशन across all the sectors. With over 1 lakh villages linked with optical fiber, 131 crore mobile phones, 120 crore Aadhaar, and 50 crore internet users, India is best placed to leverage the power of technology and leapfrog into the future, while ensuring empowerment of every citizen. प्रधानमंत्री ने कहा कि स्किल इंडिया के जरिए भारत में नए वर्क स्पेस तैयार किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने रूरल डिजिटल लिटरेसी मिशन की जानकारी देते हुए कहा कि सरकार इसके जरिए ग्रामीण इलाकों के 6 करोड़ युवाओं को डिजिटल तौर पर साक्षर बनाने में जुटी हुई है। इसके तहत अब तक 1 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तकनीक का इस्तेमाल विकास के लिए होना चाहिए, विनाश के लिए नहीं। We stand today at the cusp of the 4th industrial revolution. Technology, if used well for public good, can deliver lasting prosperity to mankind and sustainable future for our planet. भारत में पहली बार इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री का मानना है कि ऐसे आयोजन से देश के आईटी सेक्टर को फायदा होगा। इस सम्मेलन का आयोजन नैस्कॉम इंडिया लीडरशिप फोरम तेलंगाना सरकार के साथ मिलकर कर रहा है। 3 दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन में दुनिया के शीर्ष आईटी कंपनियों के प्रमुख समेत 2000 से ज्यादा प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। इसमें 30 देशों के तकनीकी विशेषज्ञ, सरकारी प्रतिनिधि और विद्वान भी शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक की राज्य सरकार पर केंद्रीय योजनाओं पर अमल न करने का आरोप लगाया। उन्होंने सिद्धरमैया सरकार पर करप्शन के आरोप लगाए। सोमवार को मैसूर में एक जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री ने बताया कि उनकी सरकार ने योजनाओं को गति दी है, जबकि पिछली सरकार में योजनाएं सिर्फ कागजों तक सीमित थीं। प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि बेंगलुरु मैसूर राष्ट्रीय राजमार्ग को बढ़ाकर 6 लेन का किया जाएगा। उन्होंने मैसूर में विश्व स्तर के रेलवे स्टेशन बनाने का भी ऐलान किया। साथ ही मैसूर के पास 800 करोड़ रुपए की लागत से नया वर्ल्ड क्लास सैटेलाइट स्टेशन तैयार करने की भी योजना बताई।
कर्नाटक दौरे पर प्रधानमंत्री ने मैसूरू से उदयपुर के बीच पैलेस क्वीन हमसफर एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसी के साथ मैसूर बेंगलुरु के बीच इलेक्ट्रिक रेल मार्ग का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि मौजूदा सरकार ने पिछली सरकारों के मुकाबले रेलवे में 4 गुना तेजी के साथ काम किया है। प्रधानमंत्री 15 दिन में दूसरी बार कर्नाटक पहुंचे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री 4 फरवरी को बेंगलुरु गए थे। राज्य में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। कोई राज्य ऐसे नहीं कर सकता और उनको परवाह भी नहीं है कर्नाटक की जनता की, उनकी भावनाओं की परवाह नहीं। वे अपने तरीके से, अपने हिसाब से, अपने में ही खोए हुए भाइयों बहनों, ऐसी सरकार, ऐसा नेतृत्व, ऐसा व्यक्तित्व कभी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था को ताकत नहीं दे सकता। और पीएनबी धोखाधड़ी के बाद एक और मामला सामने आया है। इस बार मामला मशहूर पेन कंपनी रोटोमैक के मालिक से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि रोटोमैक कंपनी के मालिक ने बैंकों को करीब 3,700 करोड़ रुपए का लोन जो लिया और चुकाया नहीं। कंपनी के मालिक और उनके सहयोगियों के खिलाफ सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ने कार्रवाई शुरू कर दी है। बैंकों से धोखाधड़ी के मामले में किंग ऑफ पेन नाम से मशहूर और रोटोमैक ग्रुप के मालिक विक्रम कोठारी का नाम भी जुड़ गया है। सोमवार को सीबीआई ने बैंक ऑफ बड़ौदा की शिकायत पर केस दर्ज किया। साथ ही प्रवर्तन निदेशालय ने भी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया। जांच एजेंसियों ने विक्रम कोठारी के कानपुर आवास समेत कई ठिकानों पर छापेमारी की। विक्रम कोठारी के खिलाफ बैंक ऑफ बड़ौदा समेत कई सार्वजनिक बैंकों का 3,695 करोड़ रुपए का लोन नहीं चुकाने का आरोप है। वहीं विक्रम कोठारी ने अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों से इनकार किया है। उनका कहना है कि मामला नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास है। मैंने बैंक से लोन जरूर लिया है और मैंने ये गलत है कि मैंने चुकता नहीं किया है। मेरा बैंक का एक NCLT के अंदर केस चल रहा है और उसके अंदर जो विवाद है उसमें निष्कर्ष पूरा निकलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। विक्रम कोठारी ने बैंक ऑफ बड़ौदा, इलाहाबाद बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से कर्ज लिया था, जिसे इन बैंकों ने कथित रूप से NPA यानी डूबा हुआ कर्ज घोषित किया है। पिछले साल बैंक ऑफ बड़ौदा ने रोटोमैक ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड को विलफुल डिफॉल्टर घोषित, लेकिन कंपनी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत लेते हुए डिफॉल्टर लिस्ट से अपना नाम बाहर निकलवा लिया था। वहीं पीएनबी धोखाधड़ी मामले में जांच एजेंसियों की कार्रवाई जारी है। सोमवार को केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी CVC ने पीएनबी अधिकारियों को सम्मन कर पूछताछ के लिए बुलाया। दूसरी तरफ सीबीआई ने मुंबई में पंजाब नेशनल बैंक की ब्रैडी हाउस शाखा को सील कर दिया। शाखा के बाहर आधिकारिक रूप से नोटिस भी चिपकाया गया है, जिसमें बैंक शाखा को खोलने या किसी व्यक्ति के बैंक के अंदर जाने पर पाबंदी है। नीरव मोदी पर इसी शाखा से 11,400 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप है। मुख्य आरोपी नीरव मोदी देश से बाहर हैं और उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई ने नोटिस जारी किया हुआ है। I think unprecedented effort has been made by the government to follow up on this issue. The number of raids, the number of the follow-up action that has been taken has been very extraordinary, and the government is doing absolutely everything possible. सीबीआई ने नीरव मोदी की कंपनी 5 स्टार डायमंड के मुख्य वित्तीय अधिकारी विपुल अंबानी से भी पूछताछ की है। पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारियों और नीरव मोदी की कंपनी के एक अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता से भी लगातार पूछताछ की जा रही है। इस मामले में अब तक नीरव मोदी की 5,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब खबरें विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई। मेघालय में चुनाव से पहले हिंसा की एक बड़ी वारदात हुई है। राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रत्याशी की हत्या कर दी गई है। जोनाथन एन संगमा विलियम नगर विधानसभा सीट से एनसीपी के टिकट पर चुनाव मैदान में थे। हमले में 3 और लोगों की जानें गई हैं। यह हमला कल रात करीब 8 बजे हुआ। आईडी हमले पर मेघालय के मुख्यमंत्री मुकुल संगमा ने ट्वीट कर शोक जताया। 43 साल के जोनाथन संगमा चुनाव प्रचार के दौरान विलियम नगर जा रहे थे। उसी दौरान उनके काफिले पर हमला किया गया। राज्य में 17 फरवरी को विधानसभा के लिए मतदान होना है। एनसीपी ने अपने उम्मीदवार की हत्या को राजनीतिक हत्या करार दिया है। मेघालय एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष विजय राज ने
घटना की सीबीआई जांच की मांग की है। कमीशन ऑफ इंडिया को हमने लिखित में आज दिया है कि आप जो है हमारे सभी कैंडिडेट को सुरक्षा प्रदान करें, और हमने ये भी बोला है कि इस मर्डर का जो है वो आप सीबीआई इंक्वायरी की है। 2013 में जब इलेक्शन हुआ था तब भी उनको धमकी मिला था और उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ था, और 5 साल तक उनके ऊपर में कोई हमला नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और अब जबकि वो इलेक्शन में अभी खड़े हैं तो अब उनके ऊपर हमला होता है और वो उनको मार दिया जाता है। ये कोई भी आदमी निष्कर्ष निकाल सकता है कि ये एक पॉलिटिकल वेंडेटा ही है। जोनाथन संगमा की हत्या के बाद चुनाव आयोग के सामने राज्य में शांतिपूर्ण चुनाव करवाने की एक बड़ी चुनौती है। चुनाव की तैयारियों को लेकर मेघालय के मुख्य चुनाव अधिकारी फेडरिक रॉय खारकोंगोर से खास बातचीत की हमारे संवाददाता रविंद्र सिंह शेरान ने। We have now been joined by the Chief Election Officer of Meghalaya, Mr. Frederick. Sir, Jonathan Sangma has been killed allegedly by an outlawed outfit. Will the election process go in the same pace? Yes, after confirmed reports of the death of Sri Jonathan Sangma, who is a candidate of the NCP, we have got the report from the district election officer, and there was a high-level meeting that was held this morning along with the police authorities. So now that report is under transmission to the Election Commission of India, and after they from the end of the Election Commission, they duly examine that report. So now this report, which is under transmission to Election Commission, I'm sure they will examine, and a new date will be announced for this one constituency where death occurred of the candidate. How will you ensure the voters that they need not to fear? There is no, what kind of message would you like to give after this? Because people are in fear, and will it affect the voting percentage also? And a series of confidence building measures have been decided upon. One is that we are going to ask for 10 additional companies, especially for the Garo Hills. That is one point. Another thing is that the DG himself has rushed to the spot, and he's camping there. Along with him, there is the DIG Western Range, who normally sits at Tura, which is the divisional headquarters, but is now positioned at Tura, right, and is taking stock of the law and order in a situation there. And also, additionally, one more DIG rank officer will be permanently stationed in Williamnagar till the end of the election process. Yes, and also, apart from that, there is SF-10, which is a special force of the state government, which is usually used for these counter-insurgency operations. They will now 5 companies of those will be deployed for election duty. और अब कुछ और अहम खबरें। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि शिक्षा का मतलब केवल डिग्री और रोजगार नहीं है, बल्कि इसके जरिए एक बेहतर व्यक्तित्व का निर्माण होना चाहिए। उन्होंने कहा कि छात्रों को उनके करियर से जुड़े विकल्पों और भविष्य वाले चुनौतियों के लिहाज से तैयार किया जाना चाहिए। उन्होंने ये बात रामरंजन आनंदीलाल पोदार कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स के प्लैटिनम जयंती समारोह में उद्घाटन के मौके पर कही। उपराष्ट्रपति ने कॉलेज की स्मारिका पुस्तक का विमोचन किया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने बताया कि छात्रों को अच्छे चरित्र और नैतिक मूल्यों का पाठ भी पढ़ाया जाना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि घर, स्कूल और कॉलेजों में बच्चों को तनावमुक्त माहौल मिलना चाहिए और इसे सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सभी की है। उन्होंने कहा कि कई मर्तबा परिजन बच्चों की परेशानियों को समझ नहीं पाते। उपराष्ट्रपति ने समृद्ध लोगों से समाज में बढ़ चढ़कर सहयोग की अपील की। उन्होंने महिलाओं को बेहतर मौके उपलब्ध कराए जाने पर भी जोर दिया। उनको भी समान अवकाश देना चाहिए, अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, और उनका भी उत्थान होना चाहिए। इफ यू आर सेइंग स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल नेशन, स्ट्रॉन्ग मीन्स ऑल लिम्स मस्ट बी स्ट्रॉन्ग। If the hand is strong and leg is weak, you cannot call it a strong body. So we should think in integrated manner, and we should also feel that we are one. That's another problem, challenge now, divisions on the basis of caste, creed, sex, religion and region. Irrespective of caste, creed, sex, religion and region, India is one. One nation, one people, one country. That should be our attitude. कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सोमवार को अहमदाबाद में साबरमती आश्रम और अक्षरधाम मंदिर का दौरा किया। कनाडा के प्रधानमंत्री 8 दिन के भारत
यात्रा में शनिवार को दिल्ली पहुंचे थे। उनका मुंबई और अमृतसर भी जाने का कार्यक्रम है। 23 फरवरी को वो दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। भारत दौरे पर आए कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो सोमवार को गुजरात पहुंचे। वे अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अहमदाबाद के साबरमती आश्रम गए। इस दौरान सभी मेहमान पारंपरिक भारतीय परिधानों में नजर आए। उन्होंने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। जस्टिन ट्रूडो ने परिवार के साथ यहां चरखा भी चलाया। कनाडा के प्रधानमंत्री को स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। उन्होंने आगंतुक पुस्तिका पर संदेश भी लिखा। साबरमती आश्रम के बाद जस्टिन ट्रूडो परिवार समेत अक्षरधाम मंदिर गए। यहां पर उनका स्वागत किया गया। उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना भी की। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो 8 दिन के भारत दौरे पर बीते शनिवार को दिल्ली पहुंचे थे। रविवार को उन्होंने अपने परिवार के साथ आगरा जाकर ताजमहल का दीदार किया था और ताजमहल के सामने तस्वीरें भी खिंचवाईं। 20 फरवरी को जस्टिन ट्रूडो मुंबई में उद्योगपतियों और फिल्म जगत के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। 20 फरवरी को कनाडा के प्रधानमंत्री अमृतसर के स्वर्ण मंदिर जाएंगे। 22 फरवरी को वो दिल्ली में कनाडा और भारत के उद्योगपतियों को संबोधित करेंगे। 23 फरवरी को दिल्ली में जस्टिन ट्रूडो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच शिखर वार्ता होगी। इसमें रक्षा, आतंकवाद से निपटने में सहयोग, निवेश और कारोबार समेत कई अहम मुद्दों पर बातचीत होगी। कनाडा के प्रधानमंत्री के साथ वहां के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और वाणिज्य मंत्री भी भारत दौरे पर आए हैं। इस यात्रा के दौरान ऊर्जा, विज्ञान, उच्च शिक्षा, ढांचागत विकास, कौशल विकास और अंतरिक्ष के क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर जोर रहेगा। कनाडा भारत के सबसे बड़े यूरेनियम आपूर्तिकर्ताओं में से एक है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और बात मालदीव की, जहां पर जारी राजनीतिक संकट के बीच राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन ने संसद से देश में जारी आपातकाल को 15 दिन बढ़ाने को कहा है। संसद की कार्यवाही शुरू होते ही राष्ट्रपति के इस प्रस्ताव को पेश किया गया, जिसके विरोध में विपक्षी सांसदों ने कार्रवाई का बहिष्कार किया। हालांकि राष्ट्रपति के वफादार सांसदों ने इस प्रस्ताव को बहस के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा समिति को भेजे जाने के पक्ष में मतदान किया। 39 में 38 सांसदों ने प्रस्ताव भेजने के पक्ष में वोट दिया। आपातकाल के अनुमोदन या उसकी अवधि बढ़ाने के लिए 85 सदस्यों में से कम 50% से अधिक की उपस्थिति जरूरी होती है। राष्ट्रपति की पार्टी के पास फिलहाल यह आंकड़ा नहीं है और इससे पहले सरकार ने विपक्ष को बहुमत से दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से एक आदेश लेकर 12 सांसदों को सत्र में हिस्सा लेने से मना कर दिया था। इससे पहले मालदीव की सुप्रीम कोर्ट ने 12 सांसदों को फिर बहाल करने के अपने फैसले पर रोक लगा दी थी। मालदीव के राष्ट्रपति यामीन ने 5 फरवरी को 15 दिनों के लिए आपातकाल लगाया था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से 9 विपक्षी नेताओं के रिहाई के आदेश के बाद आपातकाल का ऐलान किया था। इसमें निर्वासित पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद भी शामिल हैं। बाद में सरकार के दबाव में सुप्रीम कोर्ट ने विपक्षी नेताओं की रिहाई के अपने आदेश को वापस ले लिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार सभी सुखी और रोगमुक्त रहें, इस अवधारणा पर काम कर रही है और आयुष्मान भारत योजना इसी पहल का हिस्सा है। उन्होंने श्रवण बेलगोला में भगवान बाहुबली के महामस्तकाभिषेक का महोत्सव के दौरान ये बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को श्रवण बेलगोला में भगवान बाहुबली के महामस्ताभिषेक महोत्सव में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश की संत परंपरा ने हमेशा कुप्रथाओं का विरोध करते हुए समाज में सकारात्मक बदलाव की पहल की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस महोत्सव में आने वाले संत समाज के चिंतन से समाज को फायदा मिलता है। आयुष्मान भारत योजना का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इसकी प्रेरणा उन्हें देश के मुनियों सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय की अवधारणा से मिली है कि जब हमारे शास्त्रों ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने हमें यही उपदेश दिया, सर्वे सुखिनः भवन्तु सर्वे सन्तु निरामया, और ये सर्वे सन्तु निरामया इस संकल्प को पूरा करने के लिए हम एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां बाहुबली सार्वजनिक अस्पताल का उद्घाटन भी किया। कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में भगवान बाहुबली का महामस्ताभिषेक महोत्सव हो रहा है। महामस्ताभिषेक यानी उस दिन का स्मरण जब भगवान बाहुबली को दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई।
श्रवणा बेलगोला की पहाड़ी पर बनी 57 फीट की बाहुबली की ये मूर्ति जैन समुदाय के आस्था का प्रतीक है। 12 साल के अंतराल में होने वाले इस आयोजन में करोड़ों लोग शामिल होते हैं। महोत्सव में भगवान बाहुबली की मूर्ति को 1008 कलशों से भरे पानी, दूध, गन्ने के रस और केसर से स्नान कराया जाता है। इसके बाद मूर्ति का चंदन, हल्दी और सिंदूर से अभिषेक किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।